एवरीवन। सो टुडे मैं चाय पे कोई चर्चा नहीं करूँगी। आज मैं चाय पे आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और ये मेरी स्टोरी है। सो टुडेज़ वीडियो इट्स अ स्टोरी टाइम। सो बेसिकली आई डिसाइडेड टू शेयर माई स्टोरी विद यू गाइज बिकॉज जब से सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की खबरें चल रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख चुके हैं, कह चुके हैं, एंड आई वॉन्टेड टू से समथिंग टू बट आई कांट बिकॉज मैं वैसी नहीं हूँ कि आप बिना फील किए किसी के बारे में कुछ भी बोल दें। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जिस दिन सुशांत की डेथ हुई है उसी दिन ये सोचा कि हम ऐसा क्या बनाएं कि लोग हमें देखें, बट आई कैन डू दैट। बट सुशांत की डेथ से मुझे जो एक चीज़ लगी है और जो मैं लोगों से मैंने कही भी है कि जो सुशांत के साथ हुआ है या हो रहा था वो हर जगह और हर तरह की जॉब में होता है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। और ख़ास तौर से कॉरपोरेट कल्चर, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ हर कोई आगे बढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं दूसरे की टांग खींच के आगे बढ़े। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है 2008 से। आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू जॉइन रेडियो। मुझे रेडियो से प्यार था, शायद कहीं ना कहीं मेरी मम्मी की वजह से, और जिसका मुझे इतना पता भी नहीं था। लेकिन होता है ना, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं लेकिन वो रियलाइज़ आपको उन चीज़ों का बाद में होता है। मेरी मम्मी हमेशा खाना बनाते हुए रेडियो सुनती थी और मैं भी सुनती थी उनके साथ। तो शायद एक ख्वाब था मन में कि मैं कभी रेडियो पे काम करूं। बहुत रेडियो सुना है मैंने, लेकिन रेडियो में जाने से पहले मैंने सिविल्स के एग्ज़ाम दिए एंड फॉर्चुनेटली मेरी ज़िंदगी का जो सबसे पहला एग्ज़ाम था जॉब के, उससे वो उत्तराखंड PCS का था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने प्री क्लियर किया था। लेकिन मेंस के टाइम मेरी मम्मी की डेथ हो गई और मैं कर नहीं पाई वो चीज़। तो बाद में घर खाने को दौड़ता था तो सोचा अब क्या किया जाए। तो ऐसे ही मैंने फॉर्म भर दिया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम का, जिसको हम लोग शॉर्ट में IMC बोलते हैं, ज़्यादा बेटर लगता है। उसके साथ साथ मैंने भारतीय विद्या भवन का भी फॉर्म भरा था, दोनों ही दिल्ली में हैं एंड दोनों ही कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं व्हेन इट कम्स टू जर्नलिज्म, बट IMC थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। तो 2008 में मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। अब जैसे मैंने बोला कि मम्मी को गए हुए तब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1-1.5 साल ही हुआ था। अब जैसे ही वहाँ मेरे एडमिशन की बात मेरे रिश्तेदारों को पता चली तो सबसे पहली तो सोचिए पॉलिटिक्स घर में। आप बाहर तो पॉलिटिक्स बाद में देखते हैं, घर की पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा होती है। मेरे कई रिश्तेदार मेरे पापा को कहने लगे, अरे लड़की को दिल्ली भेज रहे हो, दिल्ली ऐसा दिल्ली वैसा, और शादी कर दो ये वो। लेकिन मेरे जो पापा हैं उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और जब मेरे पापा को मेरे मौसा जी ने आके ये बोला तो उन्होंने सटाक सा जवाब उनको दिया कि देखो पैसा मेरा है, बेटी मेरी है, भेज मैं रहा हूँ, आपको क्या तकलीफ़ है। तो मुंह उतर गया। लेकिन सबको लग रहा था अरे ये दिल्ली चली जाएगी, जर्नलिज्म करेगी, हमारे घर में तो किसी बच्चे ने ऐसा किया नहीं। तो ये जो आपसी जलन होती है ना रिश्तेदारों में, और ये हर घर में होती है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे ऐसे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई होता है आपके घर में। तो जब मैं दिल्ली गई तो एक प्रेशर भी था मेरे ऊपर कि मुझे यहाँ पे जो मैं करने आई हूँ वही करना है। एंड आई वॉज वेरी क्लियर। मैं इतनी क्लियर थी कि मुझे बस, जैसे अर्जुन और वो मछली वाला किस्सा है ना, वो मेरा था। मतलब मुझे पता था मैं दिल्ली जा रही हूँ और मुझे रेडियो करना है। और मेरा एडमिशन भी जिस डिपार्टमेंट में हुआ वो रेडियो एंड TV जर्नलिज्म था। दोनों ही कॉलेजेस में सेम डिपार्टमेंट में हुआ था। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब हमारा फर्स्ट डे था क्लास का, आई वॉज वेरी शाय और मैं मतलब डरी सहमी सी एक लड़की वहाँ बैठी हूँ। दिल्ली कभी देखा नहीं था इससे पहले। सबसे HOD ने पूछा तुम्हें कहाँ जाना है। सबने एक ही जवाब दिया, TV में, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू जॉइन TV। और किसी को एंकर बनना था तो किसी को रिपोर्टर, किसी को तो TV में भी जाना था। एंड आई वॉज द ओनली वन इन एंटायर क्लास जिसने बोला मुझे रेडियो करना है। और मेरी बात सुनकर हमारे HOD थोड़ा शॉक्ड भी हो गए कि अरे सबको TV करना है, तुमको रेडियो करना है। और वो थोड़े बायस्ड भी थे, TV वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। एंड आई वाज लाइक या मुझे रेडियो ही करना है। और उसके बाद जब भी कोई क्लास में कोई सेलिब्रिटी भी आया, मतलब मीडिया से रिलेटेड, जिसने भी पूछा मेरा आंसर था रेडियो 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 रेडियो। खैर ये सारी चीज़ें हुई। वो दिन भी आया जब सिलेक्शन शुरू होने लग गए, मतलब कैंपस प्लेसमेंट होने लग गए। तो फर्स्ट टाइम जब बिग FM आया कॉलेज में, मुझे किसी ने बताया नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम सा था कि कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता था कौन सी कंपनी आ रही है। तो फिर आपके टीचर्स आपको बताते थे या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं वो बताते थे कि अरे वहाँ वो इंटरव्यू चल रहा है तो चली जा। तो मुझे अच्छे से याद है जब भी TV वाले आए, मैं कभी किसी TV के इंटरव्यू में नहीं गई, बिकॉज आई वॉज लाइक कि मैं क्यों जाऊँ, मैं किसी की सीट क्यों खाऊं। लेकिन जैसे ही रेडियो वाले आए तो एक बच्चों पे प्रेशर होता है ना कि अरे TV में तो हुआ नहीं, कहीं तो जॉब लगे। जिनको रेडियो नहीं भी करना था वो भी रेडियो वाले इंटरव्यू में घुस गए। और मुझे बहुत देर बाद लोगों ने बताया
तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और फिर मैं गई भी तो वैसे ही मैं डरी हुई थी और एक प्रेशर था, लेट भी हो गई तो हुआ नहीं था। एंड आई वॉज वेरी सैड। देन आई केम बैक टू माई होम एंड आई वॉज लाइक अब सब पापा को सुनाएंगे, दिल्ली गई थी लड़की, कुछ हुआ भी नहीं, वो सारे ख्यालात भी मन में थे। एंड ये बैक स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि थोड़ा भूमिका बांध कर सुनाने में मज़ा आता है। खैर, जब मैं घर आ गई तो बिग एफएम फिर से आया कुछ बच्चों के लिए और मुझे फिर घर पे कॉल आया कि ऐसे ऐसे है, तुम आना चाहती हो? आई वॉज लाइक ऑफ कोर्स मैं आना चाहती हूँ। मैं फिर गई दिल्ली और उन्होंने मेरा एक शो सुना जो मैंने कॉलेज में बनाया था, बहुत पसंद आया उनको एंड इमीडिएटली उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी और उन्होंने मुझे बोला कि जॉब जो है दिल्ली में नहीं है, हमारा जो बीकानेर में बिग एफएम का स्टेशन है वहाँ है, वुड यू लाइक टू गो देयर? आई वाज लाइक या ऑब्वियसली। तो मैं बहुत खुश थी बिकॉज जो मैं चाहती थी वही मुझे मिला। एंड फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे वहाँ जॉब है। फॉर अ मिनट ही वाज लाइक अरे राजस्थान तो बहुत दूर है उत्तराखंड से, बट उन्होंने बोला तू खुश है? एंड आई वाज लाइक या आई एम हैप्पी। तो उन्होंने बोला तू खुश है तो फिर ठीक है। मैं इतनी खुश थी, मैं वहाँ गई और वहाँ जाने से पहले वहाँ के जितने भी लोग थे उस स्टेशन के, सब ने मुझे फ़ोन किया, दे वर वेटिंग फॉर मी। लेकिन जब मैं वहाँ गई कुछ दिन तो सब सही रहा और क्योंकि मैं बहुत नई थी, मैंने कॉर्पोरेट कल्चर कभी देखा नहीं था, मुझे क्या रूल्स हैं क्या टर्म्स हैं वो कुछ नहीं पता थे, तो मैं बड़ी सीधी सी थी और मुझे लगता है मैं आज भी हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि जब आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं एंड स्पेशली अगर आपको एक छोटी जगह भेजा गया है, कभी भी अपनी सैलरी जो है अपने सीनियर्स को मत बताइए, क्योंकि क्या है ना, अधिकतर जो लोग हैं वो लोकल हैं वहाँ के, तो कॉर्पोरेट लोकल लोगों को सैलरी थोड़ा कम देता है। लेकिन क्योंकि मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था, बहुत अच्छे कॉलेज से थी मैं, तो मैं लोकल नहीं थी, तो जाहिर सी बात है वो बाहर वाले को थोड़ा अच्छा पैकेज देंगे। अब एक दिन मैं बैठी थी अपने प्रोड्यूसर के साथ और फेलो आरजे के साथ और एक फाइनेंस के थे, मतलब पूरे ऑफिस के लोग ही बैठे थे सिवाय हमारे स्टेशन हेड के। उन्होंने ऐसी बातों बातों में, और मेरे लिए वो बातों बातों में था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के मुझसे बोला अच्छा तुम्हें कितना दे रहे हैं? एंड मैंने भी फटाक से हाँ मुझे इतना दे रहे हैं। आप लोगों को भी बता देती हूँ, मेरी वो सैलरी 25,000 रुपये थी एंड 2009 के हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी थी क्योंकि उस समय रिसेशन भी था, आपको याद होगा 2008 और 9 के दौरान। आई हैव नो आइडिया वो सैलरी जो मैंने बताई और उसके बाद जो मेरे प्रोड्यूसर ने मेरी ज़िंदगी वहाँ नर्क करी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे साथ हुई वो ये थी कि प्रोड्यूसर का रोल ये होता है, ख़ासतौर से अगर आपका आरजे नया है, आप उसके शो सुनते हैं उसका शो हो जाने के बाद, ताकि आप उसको बताएं कि देखो आपने यहाँ गलती की या आपको यहाँ पे ऐसे बोलना था। तो मुझे ये बात पहले पता नहीं थी, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया वो जो हमारा दूसरा आरजे था और काफ़ी पुराना भी था, वो उसको ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मुझे दिखाने के लिए वो उसके शो सुनता था मेरे ही सामने। तो एक बार मैंने उनसे बोला सर आप मेरे शो क्यों नहीं सुनते हो? सो ही वाज लाइक हाँ अभी टाइम नहीं है, सुनूंगा। और मेरी आदत है और आज भी है, अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे दिमाग में, जो मुझे याद है वो मैं बोल रही हूँ। और आप सोचो मैंने अपना रेडियो में भी ना कभी स्क्रिप्ट से शो नहीं किया, मैं ऑन द स्पॉट बोलती थी और एक ही बार गलती हुई है सिर्फ। सबसे बड़ी खुशी तब होती है आपको जब आपके लिसनर्स आपको प्यार करते हैं। मुझे याद है वैसे तो बहुत सारे लिसनर फ़ोन करते थे, एक बार एक लिसनर का फ़ोन आया, तो ऑन एयर तो आप डिस्कनेक्ट कर देते हो कॉल, लेकिन ऑफ एयर अगर किसी को आपसे बात करनी है, बहुत ही ज़्यादा बात करनी है, आप थोड़ी देर बात कर सकते हो। तो मैंने उससे बात की एंड ही वाज लाइक मैम आप मॉर्निंग शो भी कर लो ना, हमको आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है ना। आई वाज लाइक मैं 2 शो नहीं कर सकती, दूसरा आरजे करता है ना। और ये बात तो मैंने मजाक में अपने प्रोड्यूसर को बताई थी, ये बात भी उनको बहुत बुरी लगी। मतलब उनको खुश होना चाहिए था कि एक नई आरजे स्टेशन पे अच्छा काम कर रही है आपकी गाइडेंस के बगैर, और उनको वो भी बात बुरी लगी। तो पहली चीज़ ये, सो काइंड ऑफ मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरे को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था एक तरीके से, क्योंकि सारे वहाँ पे बीकानेर से थे और मैं अकेली दूसरी जगह से थी। तो वो बात भी मैंने जाने दी। अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ। कॉस्ट कटिंग के नाम पे उन दिनों, जैसा मैंने बोला रिसेशन का टाइम था, बहुत सारी चीज़ें हर कॉर्पोरेट एडजस्ट कर रहा था। तो एक दिन मैं फ्राइडे को अपना शो करके बैठी थी, घर जाने वाली थी। मेरे प्रोड्यूसर मुझे बोलते हैं आरती व्हाई डोंट यू कम सैटरडे एंड संडे? आई वाज लाइक व्हाई? उन्होंने बोला अरे कुछ काम होते हैं ना, मुंबई से शो आते हैं, उनको थोड़ा देख लिया करो, ये वो और भी कुछ काम होते हैं ऑफिस के। तो तब तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने उनको बोला लेट मी थिंक अबाउट इट। फिर मैं अपने घर गई जहाँ जिनके साथ मैं रहती थी, बहुत अच्छे लोग हैं वो। मैंने उन आंटी से बोला ऐसे से मेरा प्रोड्यूसर बोल रहा है। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में है क्या, तुमको ऐसे ऊपर से ऑर्डर है? तो मुझे समझ में आया। फिर मैं नेक्स्ट डे गई, मैंने उनको बोला कि आपने मुझे बोला सैटरडे संडे आना है, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो जॉब है वो मंडे टू फ्राइडे है, बिकॉज़ मेरा शो जो है मंडे टू फ्राइडे चलता है और सैटरडे संडे आप लोग मुंबई से शो करवाते हैं।
तो उसने बोला हाँ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, बट आई एम योर प्रोड्यूसर, आई एम सेइंग यू हैव टू कम। सो आई वॉज लाइक सॉरी सर, आई कांट कम। आप मुझे ऊपर के ऑर्डर अगर दिखा दें, कॉर्पोरेट का अगर ऑर्डर आता है देन आई विल डेफिनेटली कम, लेकिन आप मुझे बोल रहे हो तो मैं आऊँ, मैं नहीं आऊँगी। तो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला अच्छा मैं आपकी शिकायत करूँगा। मैंने बोला आप शिकायत कर दीजिए, मैं भी बताऊँगी लिख के कि आप मुझे सैटरडे संडे बुला रहे थे, जबकि मेरा वो टाइम भी नहीं है आने का। तो खैर अच्छा, वो जो प्रोड्यूसर था उसकी एक आदत थी, वो एक्सट्रीमली स्वीट बनता था, एक्सट्रीमली। मतलब आप अगर उससे बात कर लोगे ना तो आपको लगेगा ये आदमी तो किसी का बुराई नहीं कर सकता, लेकिन पीठ पीछे सब बुराइयाँ। और जो हमारे स्टेशन हेड थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो अच्छे इंसान थे, लेकिन क्योंकि वो सारे लोकल हैं, मैं नहीं हूँ, तो अब पता नहीं वो स्टेशन हेड को मेरे बारे में क्या कहते थे, क्या बताते थे, आई हैव नो आइडिया। ये दूसरी चीज़, ये भी चलो मैंने किसी तरह छोटी सी बात है। फिर एक बार क्या हुआ, क्योंकि मीडिया इज़ ऑल अबाउट एडवर्टीज़मेंट, और मुझे वो समझ में भी नहीं आता था। तो एक हमारा ब्रांड था जो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी को पैसा वैसा देता था, हम उनके ऐड ऑन एयर करते थे। तो मुझे बोला गया कि दिवाली का टाइम है और आपको 15 लोगों की बाइट लेनी है जिसमें वो उस फला फला ब्रांड का नाम लें। तो मैंने बोला हाँ मैं कर दूंगी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला आपको ऐसी ऐसी जगह जाना है। तो मुझे तो बीकानेर की सारी जगहों का पता नहीं था। तो फिर मैंने अपने ड्राइवर को बताया, तो उसने मुझे बोला मैडम ये तो बहुत गंदी वाली जगह है बीकानेर की, आपको वहाँ क्यों भेज रहे हैं, आप उसको जो इनका मेल आरजे उसको भेजना चाहिए। मैंने कहा पता नहीं, मुझे बोला है। तो वो जानबूझ के किया गया था कि मैं इतनी परेशान, इतनी उकता जाऊँ कि मेरा नाम बहुत ख़राब हो जाए, और वो चाहते थे मैं मना कर दूँ ताकि मेरी मजाक बने। अब आप देखो मेंटालिटी देखो, अगर मेरी सैलरी मेरे प्रोड्यूसर से ज़्यादा है, इसमें मेरी क्या गलती, और मुझे जॉब से निकलवा के उनको कौन सा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली वो चाहते थे मैं चली जाऊं और वो बीकानेर से कोई ऐसी लड़की को लाएं जिसको उनसे कम सैलरी मिले, यही माइंडसेट रहा होगा और यही था। तो जब मुझे पता चला, मैंने उनको बोला आप रोहित को क्यों नहीं भेज देते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला क्यों, आप नहीं कर सकते, आप तो बड़े एडवेंचरस हो, ये हो वो हो। फिर मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी लाइक ओके मैं ये करूँगी। तो मैं गई, मैंने 15 लोगों की बाइट ली, एंड आई कांट टेल यू गाइज, इतनी गंदी जगह थी वो, इतने गंदे गंदे लोग थे, ऐसे देख रहे थे, इट वॉज नॉट वेरी सेफ। लेकिन फिर भी मैंने एज अ टास्क उसको लिया और मैं लेकर आई 15 लोगों की बाइट। बाकी जितने भी स्टेशन थे उस समय राजस्थान में, कोई भी 15 बाइट नहीं ला पाया था, और इसीलिए मुझे स्टार ऑफ द मंथ का भी उन्होंने अवार्ड दिया, जिससे मेरे प्रोड्यूसर और जल गए। चलिए ये भी छोटी मोटी बातें थी। फिर एक बार क्या हुआ, मुझे एक दिन काफ़ी रात तक रोका गया, और वही फाइनेंस वाले वो चाहते थे कि कम से कम खर्चा दिखाएं कंपनी को ताकि उनकी तारीफ हो। तो जब कैब है आपके पास, ठीक है, स्टेशन की, ड्राइवर भी है, और मैं थोड़ा दूर, ज़्यादा दूर तो नहीं रहती थी लेकिन पैदल जाने वाला भी रास्ता नहीं था, तो जब रात तक आप रोक रहे हैं तो आपको तो देना चाहिए ना राइट, और वो भी कंपनी पैसा दे रही है। तो एक दिन मैंने उनको बोला कि रात काफ़ी हो गई और मुझे नहीं लगता कोई ऑटो वाटो भी मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि अब देख लो आप जाओ। मैंने कहा अरे आप कैब करवा दो ना, उसको ड्राइवर को बुलाओ। उन्होंने बोला नहीं नहीं मैडम आप चले जाओ, अब उसको बुलाएंगे और पेट्रोल खर्च होगा, ये वो उन्होंने तमाम बातें मुझसे कही। तो उस दिन जब मैं अपने घर जा रही थी तो हुआ क्या, कोई ऑटो ना मिले, नॉर्मली मिल जाता था लेकिन रात काफ़ी हो गई थी, ऑटो नहीं मिल रहा था। अब पीछे से 2 लड़के छेड़ने के लिए आ गए और मैं इतना डरी मैं आपको बता नहीं सकती, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। लकीली भगवान साथ थे। थोड़ी देर बाद एक ऑटो आया, मैं उसमें बैठी, घर पहुंची, लेकिन मैं इतना रोई जाके अकेले में। फिर नेक्स्ट डे मैं ऑफिस गई, मैंने बोला कल रात अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था। सिर्फ अपने 2-4 पैसे बचाने के चक्कर में आप एक लड़की को अकेले भेजने के लिए रजामंद हैं, लेकिन अपना पेट्रोल खर्च हो जाए इसके लिए आप रजामंद नहीं हैं। इतना पैसा बचाकर कहाँ जाएंगे। मैंने बहुत सुनाया, फिर अपने स्टेशन हेड को भी कहा, तो उन्होंने बोला हम कुछ करेंगे ये वो, लेकिन फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया उस दिन। मैंने बोला अब मैं ये जॉब करूँगी नहीं यार, इनफ इज़ इनफ। इतना क्या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप मेरे शो नहीं सुनते हैं, आप मुझे ऐसी ऐसी जगहें भेजते हैं, पीठ पीछे आप लोग मेरी गॉसिप करते हैं, बहुत कुछ करते थे यार वो लोग। तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और मेरी ज़िंदगी में हमेशा से ऐसा रहा है कि अगर मुझे चढ़ जाती है ना कुछ मुझे करना है, मैं करती हूँ, फिर मैं उसमें फ़ायदा नुकसान नहीं देखती। मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया, सब ने मुझे यही कहा इतनी अच्छी सैलरी है और अभी तो आगे और बढ़ेगी, और 1 साल की बात है फिर तो तुझे चंडीगढ़ या दिल्ली भेज ही देंगे। मैंने कहा मुझे जॉब ही नहीं करनी है, क्योंकि झूठ भी बुलवाते थे यार। तो मैंने बोला मुझे जॉब ही नहीं करनी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। यस मेरी ड्रीम जॉब है, हमेशा से मुझे यही करना था, बट ड्रीम जॉब होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को तरसा के और मार के उस जॉब को करें। तो पापा से भी बात की, घर वालों से बात की, मेरी सिस्टर ने तो मुझे मना ही किया था कि अभी तू थोड़े गुस्से में है, बच्ची है। पापा ने तो ये बोला कि देख जो तुझे अच्छा लगे तू वो कर,
तुझे लगता है करनी है कर, तुझे लगता है छोड़नी है छोड़। उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया। और मेरे स्टेशन हेड, उन्होंने मुझे कैबिन में बुलाया। उन्होंने मुझे बोला, देखो आरती, अच्छा कर रही हो, एक काम करो, मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी देता हूँ एंड आई कैन गारंटी यू, कॉर्पोरेट में कोई इतनी लंबी छुट्टी नहीं देगा, बट आई कैन मैनेज। तुम घर जाओ एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, घर जाके तुमको अपनी गलती का एहसास होगा कि जॉब छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। पर मेरे पे तो उस समय माता चढ़ी हुई थी। आई वॉज लाइक, नहीं सर, जॉब तो छोड़नी है मुझे। तो फिर उन्होंने बोला देख लो। फिर उन्होंने मुझे एक दिन और बुलाया। उन्होंने बोला, अच्छा अगर हम तुमको दूसरे स्टेशन में ट्रांसफ़र दे दें, मतलब बीकानेर की बजाय कोटा। तो मैंने बोला सोचती हूँ सर। फिर मैंने कुछ दोस्तों से बात की। फिर मुझे लगा ठीक है यार, प्रोड्यूसर से दिक्कत है ना, इनसे तो नहीं है, दूसरे स्टेशन चले जाते हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं घर जा रही थी तो हमारा जो ड्राइवर था उसने मुझे बोला, मैडम आपके पीठ पीछे ये बातें कर रहे थे, आपके लिए बोल रहे थे। मैंने कहा क्या बोल रहे थे? तो कहने लगे, बोल रहे थे ये प्रोड्यूसर जो हैं कि जाने दो इसे कोटा में भी तो अपने ही लोग हैं, वहाँ भी इसे इतना तंग करवाएंगे ना, इतना तंग करवाएंगे कि ये वहाँ से भी चली जाएगी। अब जब मैंने ये बात सुनी, पहली बात तो उस ड्राइवर को ये बात बतानी नहीं चाहिए थी, पर पता नहीं शायद उसने क्यों बताई, कुछ अच्छा सोच के बताई होगी। ये बात सुनने के बाद तो आई वॉज लाइक, अब तो चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने जॉब ही नहीं करनी। तो मैंने अपना सीधा इस्तीफ़ा दे दिया और मैंने बोला मैं ये जॉब नहीं करूँगी। यस, मैंने वो किया जो वो लोग चाहते थे, लेकिन सिर्फ अपनी जीत के लिए रोज़ टॉर्चर होना ये मुझे मंजूर नहीं था। और आप कह सकते हैं मैं उतने मैच्योर माइंड की नहीं थी, आज भी नहीं हूँ, लेकिन आज थोड़ी चीज़ें समझती हूँ। लेकिन अगर मैं मैच्योर भी होती तो भी मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती थी जिसके लिए मेरा ज़मीर मुझे हाँ नहीं कहता। तो मैंने इस्तीफ़ा दिया और देन मैंने अपने वहाँ पे जो भी एक टाइम पीरियड होता है इस्तीफ़ा देने से पहले, वो अपना पूरा किया और मैं वहाँ से निकल गई। एंड यस, माई स्टेशन हेड वॉज वेरी मच राइट। विद इन 1 month आई रियलाइज्ड कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जॉब छोड़ के। लेकिन वो रिग्रेट जो था वो लंबा नहीं चला, क्योंकि वो जो रिग्रेट मुझे हो रहा था सिर्फ इसलिए हो रहा था कि मुझे रेडियो से प्यार था। आप बिलीव नहीं करोगे गाइज, ऑफिस में जो मर्जी होता था, लेकिन जैसे ही मैं अपने स्टूडियो में बैठती थी ना, मुझे इतना अच्छा लगता था। मैं वो काम बहुत ईमानदारी से करती थी, मुझे बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन उसके बाद रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा वो जगह मेरे लिए नहीं थी। मीडिया, चाहे रेडियो है या टीवी है, पॉलिटिक्स हर जगह है, लेकिन टीवी से कम रेडियो में है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। और ये कहने का मकसद मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप रेडियो करना चाहते हैं तो ना करें, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। बट जो मेरे साथ हुआ वो पहला एहसास था मेरी लाइफ में कि पॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा होती है। और ये छोटी सी बात पे पॉलिटिक्स थी कि आप सहन नहीं कर पाए कि एक बंदी की सैलरी आपसे ज़्यादा है, आपके खुद के जो टर्म्स हैं कंपनी के साथ वो ख़राब होंगे, लेकिन आपने वो सारा गुस्सा मेरे पे निकाला। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि हर जगह ये चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स हर जगह है। जितना तंग मुझे वहाँ किया जाता था और जितनी कम उम्र की मैं उस टाइम थी, मैं चाहती तो शायद मैं भी कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेती, क्योंकि मेरे ऊपर तो रिश्तेदारों का भी प्रेशर था और उनको लगता ही था कि देखें कितना जॉब करेगी ये वो। लेकिन अंत में मैंने मेरी खुशी को चुना, मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही है। अगर ये जॉब मुझे खुशी नहीं दे रही है, क्योंकि काम करके तो खुशी मिलती थी, लेकिन वो जो मेरा 4 घंटे का शो होता था, बाकी के जो 6 घंटे हैं या जो 8 घंटे हैं, वो तो मुझे उन्हीं लोगों के साथ बिताने हैं ना। अगर मुझे वो 8 घंटे खुशी नहीं दे रहे हैं तो वो जॉब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पॉलिटिक्स और जिसको आप बोलते हैं भेदभाव, ये हर जगह होता है। इसका रूप बदलता रहता है, इसका लेवल बदलता रहता है। कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं एवरेज टाइप है, मिडल मान लीजिए, लेकिन ये हर जगह है। क्योंकि हर कोई आजकल आगे बढ़ना चाहता है, किसी को ये बर्दाश्त नहीं है कि आपकी तारीफ़ हो रही है। तो जब उस चैनल में लोग मेरी तारीफ़ ज़्यादा करने लग गए, उस मेल आरजे को भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो सब कोई आपकी टांग पकड़ के नीचे लाना चाहते हैं। एंड यस, कहीं ना कहीं मैंने वही किया वो जो चाहते थे, बट एट द एंड आई एम हैप्पी। और हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। लेकिन जो भी मर्ज़ी हो जाए, कितनी भी मुसीबतें आपकी लाइफ में आ जाएं, हमेशा दोस्तों से बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए। मेरे साथ मेरी फैमिली थी, मेरे दोस्त थे, जिन्होंने मुझे कभी ताना नहीं दिया, उसके बाद समझाया, पर कभी ताना नहीं दिया कि तूने छोड़ दिया तो गलत किया, ब्ला ब्ला ब्ला। दे वर लाइक विद मी ऑलवेज कि ठीक है यार, तुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तूने जॉब छोड़ दी तो बहुत अच्छा किया। उसके बाद मैंने फिर से ट्राई भी किया जॉब वॉब का, थोड़ी 1-2 जगह काम भी किया, लेकिन मीडिया से फिर मुझे एक तरह से नफ़रत हो गई। तो ये थी मेरी कहानी, थोड़ी लंबी थी, लेकिन मुझे लगा सुनानी चाहिए। हम सबके ऐसे किस्से होते हैं और हम सबको खुल के ऐसी चीज़ों पे बात करनी चाहिए।
तो अब मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्टे सेफ। बाय।